द चैनल। दोस्तों 10वीं का लेक्चर सीरीज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस 1 का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैं आज से पढ़ाने वाला हूं। छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस पढ़ा दूंगा। 10वीं की एग्जाम भी आने वाली है और उस पे डिपेंडेंट 11-12 का हमारा बहुत सारा स्ट्रक्चर भी है, तो हम बहुत ही अच्छे से एक ही एक्सपेरिमेंटल के स्ट्रक्चर के जोर पे पूरा 10वीं का साइंस 1 का हर एक टॉपिक इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। रोज कम से कम 2 से 3 वीडियोस में आपको डिलीवर करूंगा, जिससे आपका 10वीं का एग्जाम का सारा स्ट्रक्चर भी कवर अप हो जाएगा और आप अपने फिजिक्स के या साइंस 1 के एग्जामिनेशन के लिए क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। आज मेरे पास फिर से एक मग है और इस मग में हम हमारा टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट पे आप एक बार ध्यान रखिए। देखिए मेरे पास एक मग है और इस मग में मैं ये क्या करने वाला हूं, ये पेन यहां पे डालने वाला हूं। अब इस पेन की साइज आप एक बार समझ लीजिए। इस पेन को मैंने अगर इस मग में डाल दिया, अरे इसकी साइज क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी दिखती है। पेन अंदर क्या दिख रहा है, थिक दिख रहा है। एक और स्ट्रक्चर मेरे पास है, सबको पता होगा, ये थॉर का हथौड़ा है और इस थॉर के हथौड़े को मैं अंदर अगर डाल दूं, अरे बाप रे, इसकी साइज क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हमेशा होता है कि जब हम पानी में चीजें देखने की कोशिश करते हैं तो उसकी साइज बड़ी हुई दिख जाती है, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम नेकेड आईज से देखें तो उस पेन की थिकनेस कैसी दिखती है, कम दिखती है। यही आप देखने की कोशिश कीजिए, पेन ऊपर की साइड पे कैसा दिखता है, थिन दिखता है, नीचे की साइड पे कैसा दिखता है, थिक दिखता है। इसका रीजन होता है बेटा, बेसिक और ऑलमोस्ट रीजन होता है कि यहां पे लाइट अपना कमाल दिखा रहा है और उस कमाल को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो दिस टॉपिक इट इज कंसिडर्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले आपने रिफ्लेक्शन सुना होगा, आपने इंटरफेरेंस नाम सुना होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो मीडियम टू मीडियम ट्रांसफर होती है। जैसे हमारे पास लाइट के लिए एयर एक मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट है। आप यहां पे जाने से पहले मेरी बातें समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे एयर है और मीडियम कैसा है बेटा, ट्रांसपेरेंट है। और वाटर आपके पास है, वाटर भी मीडियम कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, देखिए यहां पे ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये पेन जो है वो दिस इज नॉट ट्रेवलिंग फ्रॉम एनी मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज इन ओनली वन मीडियम, दिस इज ओनली वन मीडियम कॉल्ड एज एयर। पर यहां पे ये जो पेन है, दिस लाइट और दिस पेन हाफ इन एयर हाफ इन वाटर। सो इसको देखने के लिए आपका लाइट कहां ट्रेवल हो रहा है, एयर में और वाटर में। ओके, सो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट प्रोपोगेट करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने की कोशिश करता है, तब लाइट का पाथ थोड़ा सा चेंज होता है और उस चीज को कहा जाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो रिफ्रैक्शन डेफिनेशन पूछी जाती है हमेशा, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हम एयर एक कंसीडर करते हैं और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका क्या होगा, ग्लास होगा। एग्जांपल्स के तौर पे मैं दिखना चाहता हूं, मैंने एक डायग्राम निकाली है। इस डायग्राम में लाइट यहां से आ रहा है, यहां पे इंसिडेंट हो गया, सो ये पॉइंट आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेकिन वहां से जब एयर से ग्लास में हमारा लाइट क्या हो गया, पास ऑन हो गया। तो अगर हमने ड्रॉ करनी है तो समझ लीजिए, अगर लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता था तो लाइट ऐसे सीधे सीधे पास होता था। सो इस ब्लैक कलर से मैंने लिख लिया तो होगा ओरिजिनल पाथ। बेटा ये कौन सा पाथ हो गया, लाइट का ओरिजिनल पाथ है। लेकिन चूंकि लाइट कहां से जा रहा है, एयर टू ग्लास, सो इट इज चेंजिंग इट्स मीडियम फ्रॉम एयर टू ग्लास। और इस चेंज्ड मीडियम का ये जो रे हो रहा है, इस रे को हम कौन सा रे कहेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। This ray is refracted ray because the direction of light is changing, the path of light is changing। मेरे हिसाब से डायरेक्शन के अलावा एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, द पाथ। ओके, डायरेक्शन का मतलब और कुछ हो सकता है लेकिन पाथ का मतलब बिल्कुल नहीं बदलेगा। सो पाथ ऑफ लाइट इज स्लाइटली चेंज्ड और इसे हमने कह दिया दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। हम आई को डायग्राम से, दिस आई इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस आर इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बन गए, समझ लीजिए। आपके पास ये नॉर्मल है
नॉर्मल यानी क्या होता है? नॉर्मल इट इज ड्रॉन टू द सरफेस, आपका जो सरफेस है उस सरफेस को जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर दिया उसे हम नॉर्मल कह लेंगे। और इस नॉर्मल के साथ आपने इंसिडेंस एंगल ने जो आपका एंगल बना दिया, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे ने आपका एंगल बना दिया, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों एंगल इंपॉर्टेंट होते हैं। रिफ्लेक्शन के अगर आपने लॉज देख लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में वैसा नहीं होगा। इसके लॉस के बारे में हमें डिस्कशन करना है, यही वीडियो में हम इसे डिस्कस कर लेंगे और पूरा आपको क्या कर लेंगे, समझा लेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको और ऐसे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके सारे दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो 10वीं के एग्जाम देने वाले हैं या 10वीं में है या फिजिक्स में इंटरेस्टेड भी है। हमारे पूरे चैनल पे 11th का भी पूरा फिजिक्स है, 12th का भी पूरा फिजिक्स है, नीट का भी पूरा फिजिक्स है, जेई का भी पूरा फिजिक्स है, पूरा चैनल भरा हुआ है। और हमने पूरे कैलकुलेशंस के तौर पे मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए नोट्स भी बना के दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखिए, when light travels from rare medium to denser medium, यानी ये एक रेयर मीडियम है, एयर, दिस इज योर रेयर मीडियम, ओके, एंड दिस इज ग्लास, दिस इज डेंसर मीडियम। अब रेयर और डेंस की मतलब देखिए, रेयर यानी जिसमें मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली हेल्ड, यानी हम अगर हमारा जग फिर से उठा लें तो इसमें आपको इजीली समझ सकता है। यहां पे अगर आप वाटर और एयर को भी कंसीडर कर लेंगे तो एयर और वाटर में डिफरेंस क्या है? एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इट इज अ डेंसर मीडियम, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कैसे टाइटली हेल्ड है और एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे है, लूजली हेल्ड। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे जब लाइट हमारा क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो उसका पाथ चेंज होने की भी एक स्टाइल है, एक इंपॉर्टेंट स्टाइल वो करता है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन रेयर मीडियम टू अनदर डेंसर मीडियम, यानी फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाएगा वो, ओके। यानी एक बार आपको मैं यहां पे फिर से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। यानी क्या हो रहा है, ये समझ लीजिए आपके पास ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, ओके, और ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किए और एयर से इंसिडेंट हो गया लाइट का, यहां पे इंसिडेंट हो गया। अगर चेंज नहीं होता पाथ तो सीधा चला जाता, लेकिन पाथ चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? एनर्जी का टेकिंग प्लेस है वहां पे, एनर्जी गिव एंड टेक होता है। और एनर्जी क्यों गिव एंड टेक होता है? क्योंकि अंदर जाना है ना, उसको मीडियम से चेंज करना है, उसको रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना है। अब आप ही सोच लीजिए, अगर आप भाग रहे हैं और आप एयर में भाग रहे हैं या आप नॉर्मल भाग रहे हैं, जमीन पे भाग रहे हैं, और अचानक से आपको भागना पड़ता है पानी में, समझ लीजिए घुटनों तक पानी भर गया है, तो एनर्जी घुटनों तक जो पानी भरा है उसमें ज्यादा लगेगी ना। क्यों लगेगी ज्यादा? बिकॉज आप जब हवा में भाग रहे थे, यानी आप जब जमीन पे भाग रहे थे, तब आपके घुटने कहां थे? हवा में थे, वहां पे एनर्जी कम लगती थी। जैसे ही आपके घुटनों तक पानी भर गया, वैसे एनर्जी कैसे लगने लगी? ज्यादा लगने लगी, और आपका स्पीड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड के बारे में डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा पाथ क्या हो जाएगा, स्लाइटली चेंज हो जाएगा। समझ लीजिए 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी से निकला था बेचारा, और 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी से अब जा नहीं सकेगा, उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई 90, तो ये उसने थोड़ा सा पाथ क्या कर लिया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर लिया, ओके। और अगर वो ग्लास टू एयर क्रॉस कर रहा है, कैसे क्रॉस कर रहा है? ग्लास टू एयर, तो एक सीधी सी बात है, समझ लीजिए ये आपके पास ग्लास से यहां पे इंसिडेंट हो गया, यहां से वो बाहर निकल जाएगा, इट विल बेंड, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कंप्लीट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से ग्लास में उसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, एयर में उसको एनर्जी कैसी लगेगी? कम लगेगी। सो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो क्या हो सकता है? इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये 2 स्ट्रक्चर्स हमेशा याद रखिए, आपको इस साल नहीं अगले साल हमेशा काम आएंगे। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है बेटा? तो लाइक कर दीजिए और अगले टॉपिक तरफ चलते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। चलिए दोस्तों, रिफ्रैक्शन समझने के बाद में हमारे पास उसके लॉज आ जाते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, एक बार हम डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम ले ली है, जिसमें एयर हमने फर्स्ट मीडियम कहा है और वाटर हमने कौन सा मीडियम कहा है? सेकंड मीडियम कहा है। यानी लाइट कहां से कहां जा रहा है ये समझ लीजिए आप। लाइट जा रहा है फ्रॉम एयर टू वाटर, सो एयर इज योर फर्स्ट मीडियम एंड वाटर इज योर सेकंड मीडियम। ऊपर से नीचे तक लाइट आपके पास जाने वाला है। आई इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 2 एंगल्स भी आपके पास आ गए। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहे जाते हैं दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे lie on the opposite sides of the normal and they all lie in a same plane।
यानी ये जो सब प्लेन होगा वो सेम ही होगा। अब आपको एक चीज याद भी आई होगी दोस्तों कि रिफ्लेक्शन के लॉ भी ये ऐसे ही कुछ थे, और रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वही सेम लॉ रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ है। ओके, सो ये इजी लॉ हमें समझने में आसानी हो जाती है दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दे आर लाई इन अपोजिट साइड्स ऑफ अ नॉर्मल एंड दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। लेकिन दूसरा जो लॉ कहा जाता है स्नेल्स लॉ, जिसका नाम रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ दिया जाता है। व्हाट इज स्नेल्स लॉ बेटा? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी एयर और वाटर एक मीडियम का पेयर हो गया, सो पेयर इंडिकेट्स मीडिया इज अ प्यूरर फॉर्म ऑफ मीडियम। सो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर ये साइन और कॉस कहां से आ गया, साइन कहां से आ गया? साइन इज अ फंक्शन विच इज इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट इंसिडेंट एंगल एंड साइन इज अ फंक्शन विच इज इंडिकेटिंग वैल्यू ऑफ दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये कांस्टेंट क्यों है तो उसका रीजन आपको अगले साल मिलेगा, 11th या 12th में आपको इसका स्ट्रक्चर सब मिलेगा, जिसमें हम साइन आई अपॉन साइन आर इसी का प्रूव कर लेते हैं, कांस्टेंट प्रूव कर लेते हैं। अभी आपको साइन आई अपॉन साइन आर सिर्फ क्या याद रखना है? स्नेल्स लॉ। एज अ स्नेल्स लॉ इट इज अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट इज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनी पेयर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी एयर टू वाटर होगा तो इसका साइन आई साइन आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वाटर टू फिर से ग्लास अगर पानी जाएगा और पानी से फिर से ग्लास में जाएगा, वाटर टू ग्लास में अगर लाइट जाएगा तो उसका साइन आई अपॉन साइन आर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहा जाता है। ओके, ये जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं ना, तो इसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही प्रूव करते हैं। बट हमारे पास अभी 10th में आपके पास कैलकुलेशंस करने के लिए लॉग टेबल नहीं होता है, और कैलकुलेशंस करने के लिए आपको साइन की हर एक एंगल की वैल्यू पता नहीं होती है। इसलिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पढ़ाया जाता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये आप याद रखिए, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। एक और आपको फिल इन द ब्लैंक्स बता देता हूं जो हमेशा याद रखिए और जो एचएससी के बोर्ड के एमसीक्यूज में भी बहुत बार आ चुकी है कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी चेंज नहीं होती फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, बाकी उसकी वेलोसिटी 100% चेंज होती है। जैसे वैक्यूम में हम वेलोसिटी ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये छोड़ के हम एयर में भी 3 × 10⁸ ही कंसीडर करते हैं, लेकिन वाटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग है, ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग है, और उसके वजह से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में क्या हो जाती है दोस्तों? आसानी हो जाती है। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ओके, आप जो टेक्स्ट बुक खोलोगे, जो रेफरेंस बुक आप खोलोगे, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग दिया जाता है। कोई आप कोचिंग से कोई नोट्स उठा लेंगे, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंडिकेशन अलग है। आपको क्या लिखना है ये बात समझ लीजिए, आपको आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट करना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। टेक्स्ट बुक इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। तो आप सबसे पहली बात समझ लीजिए, लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। ओके, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो मैं क्या कह रहा हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब ये कौन सा सिंबल है? इस सिंबल को कहा जाता है ईटा, ETA, ईटा। लेकिन हम एन भी कह सकते हैं, एन भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर सिंबल कैसा है? ईटा सिंबल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट याद कैसे रखना है? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ऐसे याद रखना है, फर्स्ट टू सेकंड। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम रहेगा। यानी यहां पे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिया? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये ऐसा आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना आता है, एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। हम न्यूमेरिकल्स के भी लेक्चर लेने वाले दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये लेक्चर अच्छा था और हमने और लेक्चर पोस्ट करने चाहिए तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। ये मैंने टेस्ट लेक्चर एक अपलोड यहाँ पे कर लिया है। एक और टर्म हमें अच्छे से पढ़नी है, जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना? What is refractive index? It is dependent on velocity of light in any medium, and if you are calculating refractive index of second medium with respect to first medium, so it is velocity of light in first medium upon velocity of light in second medium.
अब एक टर्म और होती है, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार उसे पढ़ लेते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्ट्रक्चर है और ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी समझ लीजिए हर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, अगर वैक्यूम से लाइट अंदर आ रहा है, यानी समझ लीजिए आपके पास दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर और ये ऊपर का मीडियम वैक्यूम है। अगर वैक्यूम से वाटर में लाइट ट्रेवल हो रहा है तो फर्स्ट मीडियम कौन हो गया? वैक्यूम हो गया। या वाटर के अलावा यहां पे एयर हो सकता है, यहां पे ग्लास हो सकता है, लेकिन कंपल्सन क्या है कि फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए? वैक्यूम होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर मैं लिखूंगा तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूंगा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? वैक्यूम। तो वैक्यूम लिखने का सिस्टम नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इट इज कंसिडर्ड टू बी, क्या होता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। हमने यहां पे लिख लिया c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है इसलिए उसे c से इंडिकेट किया जाता है। सो c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अनदर मीडियम, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज c अपॉन v। अब ये एक स्ट्रक्चर आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कोई बच्चा अगर एक वर्ड समझ लेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोड़ के जितने सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं उन सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहा जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज दीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडाइसेस आर रिलेटिव टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2। और यहां पे एक मीडियम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट मीडियम है? वैक्यूम है। और वो भी कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट मीडियम ही होना चाहिए। अगर आपका वाटर टू वैक्यूम ट्रांसफर है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन सपोज ऐसा हो गया तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बन जाएगा दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट के बारे में एक बात समझ लीजिए, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अब क्यों यूनिटलेस क्वांटिटी है? यहां का यूनिट भी होगा मीटर पर सेकंड, यहां का यूनिट भी होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्या हो जाएंगे? कैंसल, और आपके पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी मिल जाएगी। मैंने आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन का ये फर्स्ट पार्ट आपको समझा दिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्पर्शन पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक कवर अप कर लूंगा, और सारे न्यूमेरिकल्स भी हम क्या कर लेंगे दोस्तों? सॉल्व कर लेंगे। सो आपके दोस्तों तक जो 10वीं में है या 10वीं में जाने वाले हैं, तो उन तक ये चैनल को पहुंचा दीजिए। हम पढ़ाने ही वाले हैं, पूरा सिलेबस मैं कवर अप कर लूंगा साइंस 1 का। सिर्फ मुझे बायोलॉजी के स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ाते आएंगे, और इसके लिए मैं सॉरी भी रहूंगा, क्योंकि मेरा बायोलॉजी नहीं था। 11th 12th के बाद में बायोलॉजी से मेरा साथ छूट गया था। तो मैं फिजिक्स 100% आपको 10th का 100% पढ़ा दूंगा, और अच्छे से हम मार्क्स सिक्योर करेंगे। इसका टेंशन आपका खत्म होने का टाइम आ चुका है। सो थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम रोज क्या कर सके? पढ़ा सके। रोज एक लेक्चर आने ही वाला है। थैंक यू।